आज हम भारत में संवैधानिक इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे कि अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए बहुत सारे कानून बनाए जो कालांतर में हम उस कानून की अच्छाइयों को अपने संविधान में ग्रहण कर लिए। तो शुरुआत करते हैं संविधान से। तो संविधान क्या होता है? तो संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है। संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है, जैसा कि हमारा संविधान है, जिसके द्वारा हमारी शासन प्रणाली, हमारी शासन किस तरह चले, उसमें सारी बातों को विस्तार से बताया गया है। अब हम संविधान बनने से पीछे चलते हैं। तो संवैधानिक इतिहास को हम अंग्रेजी सत्ता के आने के बाद से शुरुआत हम मानते हैं। इसके पहले जो भी यूरोपीय आए वे मेनली भारत में व्यापार करने के लिए आए। कुछ फ्रांसीसी सत्ता भारत में पैर जमाने की कोशिश किए, लेकिन वो अंग्रेजों के सामने असफल हो गए। तो मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी सत्ता जो है कई वर्षों तक हमारी शासन प्रणाली में मुख्य रूप से सक्रिय भूमिका निभाई और शासन की कार्य की। उन्होंने अपने शासन को करने के लिए अनेक कानून बनाए, जिसे संवैधानिक सुधार कहा जा सकता है। तो हम उनके बनाए गए संवैधानिक कानून को दो भागों में बांटते हैं। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के अंतर्गत बनाए गए नियम। पहला जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनके द्वारा बनाए गए शासन या नियम। दूसरी हम बांटते हैं इंग्लैंड के राजा यानी इंग्लैंड के क्राउन के अधीन बनाए गए नियम एवं विधि। पहले चर्चा करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे भारत में आई। तो कहानी उस समय की है जब भारत में बहुत सारे यूरोपीय लोग व्यापार करने के लिए आए और यहाँ से काफी अधिक मात्रा में लाभ कमाए। इसकी चर्चा पूरी यूरोप में फैल गई थी कि भारत सोने की चिड़िया है और यहाँ का मसालों के व्यापार बहुत प्रसिद्ध है। इसी उद्देश्य से इंग्लैंड के 217 व्यापारी का एक शिष्टमंडल अपने साथ उस समय की रानी एलिजाबेथ का एक आदेश लेकर इंडिया में आए और 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में, ध्यान देंगे 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में वे राजा के पास, उस समय मुगल सम्राट जहांगीर हुआ करता था, उस आदेश को ले गए। उसी के आदेश के आलोक में तत्कालीन मुगल सम्राट जहांगीर ने भारत में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। तो इस तरह हम देखते हैं भारत में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के 217 व्यापारिक टीमों का समूह मिलकर भारत में आए और उन्होंने ही ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखी। उस कंपनी की शासन व्यवस्था एक गवर्नर और एक उप गवर्नर के साथ उसकी एक 24 व्यक्तियों की टीम करती थी। ध्यान देंगे ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में आई, उनकी शासन व्यवस्था की जिम्मेवारी गवर्नर और एक
उप गवर्नर के साथ 24 व्यक्तियों की एक टीम हुआ करती थी, जिसे उनकी टीम को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या निदेशक मंडल कहा जाता था। ध्यान देंगे फिर से, उनकी जो व्यापारिक जो 17 व्यक्तियों की टीम थी, उसकी ठीक से संचालन करने हेतु गवर्नर एवं एक उप गवर्नर के साथ 24 व्यक्तियों की एक टीम हुआ करती थी, जो यानी इसमें कुल 26 व्यक्ति हो गए, जो उस व्यापारिक कंपनी की संचालन में मदद करते थे, उन पर कंट्रोल करते थे, जिसे कोर्ट ऑफ कंट्रोल या निदेशक मंडल कहा गया था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने लगी। देखते ही देखते भारत के अनेक भूभागों पर व्यापार के साथ साथ अपनी पकड़ मजबूत करने लगी। साथ ही कंपनी के जो ऑफिसर थे, जो व्यापारिक साझेदार थे, उनमें काफी भ्रष्टाचार, काफी रिश्वत और काफी बुराई आ गई थी। जब यह बात इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को पता चला, तो उन्होंने अपनी एक सीक्रेट कमेटी का गठन करके इस बात को पता लगाया, तो यह बात सत्य हुई। और इसी सीक्रेट कमेटी के आधार पर इंग्लैंड के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर, जिसका नाम था लॉर्ड नॉर्थ, क्या नाम था, लॉर्ड नॉर्थ, ने एक कानून पास करवाया, जिसका नाम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें सबसे पहली विशेषता क्या थी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थी, व्यापारिक मंडल के जो कंट्रोल करने वाले थे, उसके सदस्यों का कार्यकाल 4 साल कर दिया गया। 1/4 सदस्य को प्रत्येक साल के बाद अपना पद छोड़ देना होता था। तो ध्यान देंगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों की स्थिति में सुधार किया गया, उनकी कार्यकाल 4 वर्षों तक कर दिया गया। दूसरी सुधार क्या हुआ, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के जो मेंबर थे, जो अध्यक्ष थे या जो भी सदस्य थे, उनको किसी भी तरह का भ्रष्टाचार में लिप्त होना, रिश्वत लेना, इसके अलावा भारतीयों से उपहार लेना, ये सब प्रतिबंध कर दिया गया। इसी एक्ट के तहत अनेक बुराइयों को दूर किया गया, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में, निदेशक मंडल में जो कमियां थी, जो व्यापारिक टीम में जो कमियां थी, उसको सुधार किया गया। दूसरी सुधार में क्या थी कि उस समय बंगाल, मद्रास और मुंबई अलग अलग प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी, और वहां के अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे। तो तीनों प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, यानी बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को शामिल कर दिया गया। और इसके तहत बंगाल के प्रथम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स हुए। इसके बाद इस एक्ट में एक खास सुधार और की गई कि कलकत्ता में सुप्रीम आ गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया, और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे।
और अन्य न्यायाधीश में थे हाइड, लिमेस्टर, हाइड, लिमेस्टर और चेम्बर्स इसके अन्य न्यायाधीश थे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें हुआ क्या, ध्यान देंगे, सबसे महत्वपूर्ण बात हुआ कि कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर थे उस पर ब्रिटिश पीएम का सीधे, यानी ब्रिटिश शासन का सीधे कंट्रोल हो गया, कंट्रोल कर लिया गया। अब इसका काम जो था, व्यापारिक मंडल को देखरेख तो करना ही था, उनका अनुशासन को जांच करने के साथ साथ भारत के राजस्व व्यवस्था के बारे में एवं भारत के नागरिकों के बारे में जानकारी देना भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम हो गया। तो इस तरह देखते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में धीरे धीरे ब्रिटिश हुकूमत का भारत के ऊपर पकड़ की एक पहली छाप शुरुआत हो गई थी। बात करें तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद अंग्रेजों द्वारा आगे अपनी भारत के सत्ता पर मजबूत पकड़ बनाने हेतु वर्ष 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक अधिनियम है जिसका नाम है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 पारित किया। इस एक्ट में क्या क्या विशेषता थी, ध्यान देंगे। गवर्नर की परिषद जो थी, जिसका क्या नाम था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, गवर्नर की जो परिषद थी जिसका नाम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, अगर यह कोई कानून बनाती थी, अगर कोई वह नियम बनाती थी, तो पहले प्रावधान था कि उस नियम को सुप्रीम कोर्ट के पास पंजीकरण कराने के लिए भेजा जाता था। लेकिन इस एक्ट में, इस कानून में यह प्रावधान किया गया कि अगर गवर्नर जनरल की कोई परिषद यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अगर कोई कानून बनाती है तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पास रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं होगा। दूसरी क्या थी विशेषता इसमें, रेगुलेटिंग एक्ट में जो जो कमियां थी, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत उसको इस अधिनियम में सुधार कर लिया गया। और मजे की बात एक और है इस अधिनियम में कि कलकत्ता सरकार जो बंगाल के लिए कानून बनाती थी, अब वह बिहार और उड़ीसा के लिए भी कानून बनाने लगी और उसके बनाए कानून बिहार और उड़ीसा पर भी लागू होने लगे। इसी कारण चूंकि यह अधिनियम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के सुधार के पक्ष में लाया गया था, इसलिए इसे संशोधनात्मक अधिनियम कहा जाता है। इसके अलावा इसे बंगाल जुडिकेचर 1781 भी कहा जाता है, बंगाल जुडिकेचर एक्ट 1781 भी कहा जाता है। अब आगे बात करते हैं, एक बहुत मजेदार बात है, ध्यान देंगे, बहुत इंटरेस्टिंग बात उस समय की है जब इंग्लैंड में दो दल, एक थे फॉक्स और एक थे लॉर्ड नॉर्थ, ये दोनों का मिलीजुली सरकार थी। हमारे भारत में भी बहुत गंदी पार्टी को जब स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो वह गठजोड़ करके मिलीजुली सरकार बनाते हैं। तो उस समय फॉक्स और लॉर्ड नॉर्थ ने भी 1783 का मैं बात कर रहा हूं,
वहां मिलीजुली सरकार थी। इस सरकार ने 1773 के पिट्स एक्ट में, सेटलमेंट एक्ट में जो कमियां थी उसके सुधार के लिए दो कानून लाए थे 1783 में। पहला कानून था डंडाज अधिनियम 1783। पहला कानून था डंडाज अधिनियम 1783 और दूसरा कानून था फॉक्स का भारतीय अधिनियम। ये भी 1783 में ही लाया गया था। दोनों अधिनियम सदन में पेश किया गया लेकिन वह पारित नहीं हो सका। इस कारण यह मिलीजुली सरकार यानी फॉक्स और लॉर्ड नॉर्थ को इस्तीफा देना पड़ा। यह पहली ऐसी पूरी इतिहास में कहानी है कि जिस कारण भारतीय शासन को लेकर के, भारत प्रशासन को लेकर बनाए गए कानून के आधार पर सरकार गिर गया, सरकार का पतन हो गया। अब आगे चर्चा करते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ध्यान देंगे, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसकी निम्नलिखित विशेषता थी। पहली विशेषता थी कि इसके अंतर्गत दोहरी शासन व्यवस्था की शुरुआत हो गई। दोहरी शासन मतलब व्यापार करने वाले को कोई और देखने लगा और शासन चलाने के लिए कोई और टीम देखने लगा। तो जो व्यापार देखती थी उसका नाम हो गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और जो शासन प्रणाली की काम देखती थी उसका नाम हो गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। स्पष्ट है? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर शासन प्रणाली देखती थी, शासन की कंट्रोल करती थी, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है व्यापारिक गतिविधियों को कंट्रोल करते थे। ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पूछ सकता है कि दोहरी शासन व्यवस्था किस अधिनियम की देन है? तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता थी, दो ही महत्वपूर्ण विशेषता इसमें थी कि अगर कोई अंग्रेजी ऑफिसर कोई भ्रष्टाचार करता है, कोई अवैध काम करता है, अगर दोषी पाया जाता है तो इसके लिए अलग से इंग्लैंड में एक न्यायालय की स्थापना की गई थी, और उसी न्यायालय में इसको जो दंड की कार्रवाई उस न्यायालय द्वारा दी जाने की बात कही थी। अब आते हैं 1784 के बाद अगली अनुच्छेद थी 1793 का चार्टर अधिनियम। 1793 का चार्टर अधिनियम। तो पहला चार्टर एक्ट के बारे में चर्चा करते हैं। 1793 का चार्टर एक्ट, इसमें निम्नलिखित प्रावधान थी। प्रावधान क्या थी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो भी मेंबरान होंगे, जो भी सदस्य होंगे, उनके वेतन और भत्ते भारतीय राजस्व से दी जाएगी। पिछले पिट्स इंडिया एक्ट में बात किया गया था कि दो दोहरी शासन व्यवस्था होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। अब इसमें क्या हो गई कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के जो भी मेंबरान होंगे, जो भी सदस्य होंगे, उनके वेतन और भत्ते भारतीय राजस्व से दी जाएगी। दूसरी चीज कि ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में, ब्रिटिश जहां जहां तक जिस भारतीय क्षेत्र में ब्रिटिश हुकूमत अब हो गया था, वहां पर शासन चलाने के लिए लिखित विधान बना दिया गया। अगर इस संबंध में कोई आपत्ति होती थी तो यह इसकी देखरेख
कि निर्णय न्यायालय को दिया गया था। और तीसरी व्यवस्था क्या थी कि कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के अधिकार को, कंपनी को व्यापार करने के अधिकार को आगामी 20 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया। और ध्यान देंगे, गवर्नर जनरल की जो काउंसलिंग होती थी, जिसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहा जाता है, उसके निर्णय को रद्द करने की शक्ति जो है गवर्नर को पहले ही की तरह रही। यानी अगर कोई परिषद कोई निर्णय बना देती है, कोई डिसीजन, कोई कानून बनाती है, तो गवर्नर को ये पावर होगी कि वह लागू करे या उसको नहीं लागू करे। तो यह 1793 के चार्टर एक्ट में यह प्रावधान थी। मेन रूप से 3 बोर्ड ऑफ कंट्रोल के वेतन भत्ते यहाँ से दी जाएगा है कि ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में विधि के अधीन शासन प्रक्रिया प्रशासन किया जाएगा। और अंत में था कि कंपनी का अधिकार जो है 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ध्यान देंगे, चैप्टर थोड़ा सा कठिन है, लेकिन 2 से 3 बार आप वीडियो देखेंगे तो बहुत मजेदार हो जाएगा। और कहा जाता है कि मजा जिसमें चुनौती और संघर्ष बड़ा न होता है तो मजा क्या मजा। और यकीन मानिए, जो गहरे सागर में जाते हैं वही मोती पाते हैं। इसलिए घबराना नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी आपकी हौसला, थोड़ी सी आपकी हिम्मत, जोश जुनून आपकी सफलता में 4 चांद लगा देगी। धैर्य को मत छोड़िए, क्योंकि हो सकता है कि ईश्वर भी आपकी परीक्षा ले रहे हो कि मैं जिस पद को ये आपको दूंगा, क्या आप उस लायक हैं या नहीं। तो इसलिए ध्यान देंगे। आगे मैं शुरुआत करता हूं। इसके बाद आता है 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 का चार्टर अधिनियम। तो इस अधिनियम में खास बात क्या थी कि भारत के साथ कंपनी को व्यापार करने का अधिकार को छीन लिया गया कि भैया अब तुम व्यापार मत करो, अब तुम शासन व्यवस्था में और शासन व्यवस्था की जिम्मेवारी संभालो और शासन व्यवस्था की कार्य करो। तो गवर्नर और उनकी जो परिषद हुआ करती थी, उनका काम भारत में शासन व्यवस्था करने की जिम्मेवारी इस अधिनियम के तहत दे दी गई। लेकिन चीन और पूर्वी देशों के साथ करने के व्यापार की छूट दी गई। यह छूट 20 सालों तक थी। यानी भारत से व्यापार करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को छीन लिया गया और जो गवर्नर जनरल थे, उनके काउंसलिंग, उनके जो परिषद थे, उसका काम बच गया भारत की शासन व्यवस्था देखना। लेकिन चीन के साथ और पूर्वी देशों के साथ अधिकार 20 सालों तक बढ़ा दिया गया। इसमें दूसरी बात क्या थी, बहुत अच्छी बात थी कि भारतीय को शिक्षा पर 1 लाख रुपये प्रति वर्ष देने का प्रावधान किया गया था। स्पष्ट रूप से देखने में लगता है कि पहले यह काम भारत के लिए हुआ था। यानी भारत की शिक्षा व्यवस्था पर, भारतीयों के लिए शिक्षा पर 1 लाख रुपये देने की बात इस अधिनियम में कही गई थी। दूसरी बात क्या थी, ध्यान देंगे, तीसरी बात कि इसी अधिनियम के तहत, इसी चार्टर एक्ट के तहत, इसी चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मशीनरिया, यानी ईसाई जो धर्म गुरु, धर्म प्रचारक होते हैं, उनको भारत आने की छूट मिल गई। वे अपने हिसाब से अपना धर्म को भारत में प्रचार प्रसार करने लगे। इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ऐसी कोई कानून नहीं थी, उन्हें भारत आने के लिए छूट नहीं दिया गया था। और अंतिम इसकी महत्वपूर्ण बातें क्या थी कि
स्थानीय स्वशासन को, जो स्थानीय स्वशासन वाली संस्थान थी, उनको स्थानीय स्तर पर टैक्स वसूलने का अधिकार दिया गया था, कर लगाने का अधिकार दिया गया था। तो यह थे 1813 के चार्टर एक्ट के महत्वपूर्ण विशेषताएं। अब आगे चलते हैं 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में। 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में, इस एक्ट में यह साफ साफ कर दिया गया, साफ उल्लेख कर दिया गया कि गवर्नर जनरल और इसके परिषद का कोई व्यापार करने का काम नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ काम भारत पर शासन करने का काम दिया गया था। और इसी अधिनियम के तहत अब बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर कहा जाने लगा और भारत के प्रथम गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। क्वेश्चन पूछता है बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे, तो बंगाल के अंतिम गवर्नर हो जाएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंक और भारत के प्रथम गवर्नर जो हो जाएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाएंगे। और गवर्नर जनरल और उनकी परिषद को राजस्व वसूलने के संबंध में पूर्ण अधिकार देते हुए पूरे भारत के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए एक ही बजट बनाने का अधिकार दिया गया। यानी गवर्नर जनरल और उसकी परिषद, गवर्नर और उसकी परिषद संपूर्ण भारत के लिए एक बजट बनाएंगे। इससे हुआ क्या कि भारत में केंद्रीयकरण की शुरुआत हो गई। अन्य कुछ इसमें महत्वपूर्ण बातें थी। अब कोई भी अंग्रेज को भारत आने के लिए वीजा या लाइसेंस नहीं लेना पड़ता था, उन्हें भारत आने जाने के लिए छूट दी गई थी। साथ ही भारत में बसने, भारत में व्यापार करने की छूट प्रदान कर दी गई थी। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात देख लेंगे इसमें, हमारे समाज में कोड थी कि जब किसी विवाहित महिला का उसके पति मर जाते थे तो पति के चिता पर ही पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था पति के साथ ही। यह प्रथा एक बहुत समाज के लिए निंदनीय और घृणित काम था। अब सोचिए कि एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया जाए तो क्या होता है। तो इसको इस अधिनियम के तहत अवैध घोषित करते हुए वर्ष 1843 में एक कानून बनाया गया, जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति सती प्रथा को प्रेरित करता है, सती प्रथा के लिए किसी महिला को उकसाता है, तो उसके लिए दंड की प्रावधान कर दी गई थी। यह एक बहुत अच्छी बात थी। दूसरी 1833 के चार्टर एक्ट में थी कि भारत में कानून बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ, यानी कानून का वर्गीकरण किया जाने लगा। और इसके लिए वर्ष 1834 में, यानी इस एक्ट को एक साल बाद 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग की गठन किया गया, जिसको भारत के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया, ताकि उस कानून के आधार पर अगर कोई गलती करे तो उसको दंड दिया जाए। तो इस तरह देखते हैं कि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बहुत सारे अच्छे काम भारत के पक्ष में हुए। कि यह अंतिम चार्टर अभिलेख था और भारतीय संविधान में कुल 4 चार्टर अभिलेख हुए। इसमें निहित मुख्य क्या क्या बातें थी, तो पहली बातें क्या थी कि उस समय इंग्लैंड में या भारतीय शासन व्यवस्था में नॉमिनेशन का सिस्टम था कि जिस व्यक्ति को नॉमिनेट कर दिया जाता था वह व्यक्ति ऑफिसर बन जाते थे। उस प्रथा को हटा करके प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर जो व्यक्ति उत्तीर्ण होंगे उन्हें ऑफिसर बनाया जाएगा। तो यह बहुत खूबसूरत पहल थी। इसके लिए
एक साल बाद यानी 1854 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक कमिटी की भी गठित किया गया। दूसरी इंपॉर्टेंट विशेषता क्या थी इस अधिनियम का कि बंगाल के लिए एक अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति किया गया जो बंगाल के लिए स्पेशली बंगाल के शासन व्यवस्था को देखता था। यहां ध्यान देंगे कि इसी चार्टर लेख के तहत विधायी कार्य को प्रशासनिक कार्य से अलग कर दिया गया, यानी विधायी कार्य का काम केवल अब कानून बनाना था। तो इसके लिए क्या प्रावधान हुआ? विधायी कार्य हेतु 12 सदस्यीय एक विधान परिषद की स्थापना किया गया। विधायी कार्य के लिए पूरे ब्रिटिश क्षेत्र में 12 सदस्यीय एक विधान परिषद की स्थापना किया गया और इसका काम था कि विभिन्न क्षेत्रों और प्रांतों से प्रतिनिधियों को चुन करके और वे क्या करें, कानून को बनाए और इस कानून को ही पूरे भारतीय क्षेत्र में लागू किया जाना था। लेकिन कानून बनने से पहले गवर्नर जो थे भारत के, उनकी अनुमति आवश्यक थी। अगर वह इस पर वीटो यानी निषेध कर दे रहे थे तो यह कानून लागू नहीं होती थी। अगर यह पास कर दे रहे थे तो यह कानून भारत में लागू हो जाती थी और शासन व्यवस्था इसी कानून के हिसाब से चलता था। तो इस तरह देखते हैं कि कंपनी शासन अधिनियम के अंतर्गत इतने सारे संवैधानिक प्रावधान ब्रिटिश हुकूमत के अंतर्गत लाया गया। उम्मीद है कि हमारी ज्ञान की बातें आपको अच्छी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।